आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे और मेरे चैनल के साथ जुड़ गए होंगे और पढ़ाई भी अपनी अच्छी से कर रहे होंगे। जो भी लोग चैनल पर नए हैं उनका स्वागत है। चैनल को देखिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और किसी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट करिए। और उससे भी पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करूंगा और आज की वीडियो में जो कि ये सीबीएसई के साइंस के सैंपल पेपर का पार्ट 3 है, तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो रह गए थे उनको डिस्कस करने वाला हूं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की 2 पार्ट में वीडियो और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन का एक पार्ट का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पिछली वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें। आज जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 30 है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है वो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन चैप्टर से है। तो इवोल्यूशन क्योंकि चैप्टर से कट चुका है अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई का सिलेबस, तो हेरिडिटी पे क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कहता है कि एक फैमिली में 4 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। फादर जो है वो लंबे कानों वाला है, मतलब उसके जो कानों का फिनोटाइप है, दिखने में जो अपीयरेंस है वो लंबे कान है, और माता जी के जो कान है वो छोटे हैं। कहता है कि अगर पेरेंट्स के पास जो ट्रेट्स हैं, लक्षण कान को लेके, वो प्योर डोमिनेंट और प्योर रिसेसिव है। क्योंकि वर्ड रेस्पेक्टिवली लगाया है तो इसका मतलब है कि पहले फादर आए तो फादर के पास जो लंबे कानों का ट्रेट है वो प्योर डोमिनेंट है और डोमिनेंट ट्रेट, और मदर के पास जो ट्रेट है छोटे कानों वाला वो प्योर रिसेसिव ट्रेट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट्स क्या होते हैं। ट्रेट्स जिनको हम एली, ट्रेट, कैरेक्टर, जीन भी बोलते हैं। डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर। ऐसे जीन, ऐसे ट्रेट, ऐसे कैरेक्टर, ऐसे एली को हम डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और रिसेसिव ट्रेट जिनको हम अप्रभावी कहते हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि डोमिनेंट ट्रेट के प्रेजेंस में रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। रिसेसिव ट्रेट अपने आप को तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो जो पेयर ऑफ जीन, पेयर ऑफ एली मौजूद है वो दोनों ही रिसेसिव हो। जनरली डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से और रिसेसिव ट्रेट को स्मॉल लेटर से डिफाइन करते हैं। तो ये है डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट में एक बेसिक सा डिफरेंस। वो कहता है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ जेनेटिक मेकअप, का रेशियो कैलकुलेट करना है F2 जनरेशन का। देखो मैं आपको पहले बता दूं, जो यहाँ माता पिता है वो पैरेंटल जनरेशन है, उनसे जो बच्चे बनेंगे, जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी, जो जनरेशन आएगी प्रोगेनी, दैट विल बी फर्स्ट फीलियल जनरेशन, तो उसको हम कहते हैं F1 जनरेशन। और जब F1 जनरेशन की क्रॉस होगी तब जो दूसरी प्रोगेनी आएगी, दूसरे प्रोगेनी के जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, दैट इज कॉल्ड सेकंड फीलियल जनरेशन, यानी कि F2 जनरेशन। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए, मैंने लॉन्ग ईयर्स के ट्रेट्स को कैपिटल एल से डिनोट करा क्योंकि पेयर ऑफ जीन चाहिए, और शॉर्ट ईयर्स के ट्रेट्स को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करा। अब जाहिर सी बात है कि जो पिताजी हैं यानी कि फादर, वो ये वाला जेनेटिक मेकअप लेके चल रहे हैं क्योंकि उनके कान लंबे हैं, और माता जी ये वाला जेनेटिक मेकअप लेके चल रही है क्योंकि उनके कान छोटे हैं। तो जब मैं पैरेंटल क्रॉस कराऊंगा, पैरेंटल क्रॉस, इसको मैं करूंगा पैरेंटल क्रॉस क्योंकि ये पेरेंट जनरेशन, तो जो बनेगा भाई, आप जानते हैं कि कभी भी जब इंडिविजुअल के अंदर जेनेटिक मेकअप तैयार होगा तो हर एक ट्रेट का एक पेयर ऑफ जीन होता है। उस पेयर ऑफ जीन में एक जीन, एक एली फादर से, एक एली मदर से आएगा। तो हम जानते हैं कि इसमें मैं जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा कैपिटल एल और स्मॉल एल। मतलब ये है F1 जनरेशन, समझिएगा बात को, फर्स्ट फिलाइल जनरेशन। और इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, ऑल इंडिविजुअल्स हैड लॉन्ग ईयर्स, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। दोनों ही केस में अपने कैपिटल एल को कंट्रीब्यूट करेंगे पिताजी, दोनों ही केस में अपने स्मॉल एल को रिप्रेजेंट करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी माताजी। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल एल विच इज अ डोमिनेंट ट्रेट, जितने भी F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स या प्रोगेनी या ऑफस्प्रिंग होने वाले हैं उनके कान लंबे होंगे।
अब जब मैं F1 क्रॉस कराऊंगा, F1 क्रॉस कराऊंगा मतलब एल एल की क्रॉस कराऊंगा एल एल के साथ, क्योंकि दोनों सबके पास ऐसे ही होने वाला है। इसमें देखो पॉसिबल क्या बन सकता है, हो सकता है दोनों कैपिटल एल हो जाए, कैपिटल एल स्मॉल एल, कैपिटल एल स्मॉल एल और दोनों स्मॉल एल। देखो पॉसिबिलिटी ये होती है इस तरीके से, हर बार कंट्रीब्यूशन होगा, ध्यान रखिएगा, हर एक जीन दूसरे पेरेंट के दोनों जीन के साथ क्रॉस अप कर सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये नहीं भूलना, ठीक है। तो यहां पर कैपिटल एल कैसा ईयर, लॉन्ग, इसमें भी कैसा ईयर, लॉन्ग, और इसमें कैसा ईयर आएगा, शॉर्ट। मतलब जो लक्षण पहली जनरेशन में नहीं देखने को मिले क्योंकि सबके कान लंबे थे, वो यहां पर दोबारा उजागर हुए। अगर जेनेटिक मेकअप का रेशियो पूछा है तो 1:2:1, इसी को कहते हैं जीनोटाइप रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। और एक और चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि हम यहां पर एक सिंगल ट्रेट की बात कर रहे हैं, और वो ट्रेट क्या है, कान का साइज, तो इस क्रॉस को हम नाम देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर क्रॉस, क्योंकि यहां पर हम एक लक्षण के लिए जीन का क्रॉस करा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो भी 1:2:1 आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर वो कह दे कि लॉन्ग ईयर्स और शॉर्ट ईयर्स का रेशियो क्या है, ध्यान रखना ये जीनोटाइपिक रेशियो है, लेकिन अगर वो लॉन्ग रेशियो शॉर्ट पूछ दे, जिसको फिनोटाइप रेशियो कहेंगे, जिसको क्या कहेंगे, फिनोटाइप रेशियो, तो मेरे बच्चों आंसर 3:1 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऐसे हैं जिनके कान लंबे हैं और एक ऐसा है जिनके कान छोटे हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। ये है क्वेश्चन नंबर 30 के पहले का आंसर। और उसने कहा था सुटेबल क्रॉस दिखाओ, तो वो भी मैंने दिखा दिया। बी में कहता है अगर फादर के पास छोटे कान होते और मदर के पास होते लंबे कान, तो एक्सप्लेन करिए क्या इफेक्ट पड़ता। भैया मेरा सिंपल सा उदाहरण यहां पर यह है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब रही बात रीजन लिखने की, तो वो रीजन आप ये लिखते कि अगर पिताजी के पास छोटे कान होते और माताजी के पास लंबे कान, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि होंगे कैसे वो, प्योर डोमिनेंट। प्योर डोमिनेंट होने का मतलब है लंबा कान अभी भी डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और छोटा कान रिसेसिव ही रहेगा। तो ना तो जीनोटाइपिक रेशियो में कोई अंतर आने वाला है, वो तब भी 1:2:1 होने वाले हैं, और ना ही फिनोटाइपिक रेशियो में कोई अंतर आने वाला है, बिकॉज रेस्पेक्टिवली जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स हैं वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ओवरऑल रेशियो, ओवरऑल जीनोटाइपिक रेशियो, ओवरऑल फिनोटाइपिक रेशियो क्या रहने वाला है मेरे बच्चों, समान रहने वाला है। यही इसके पार्ट बी का उत्तर है। उम्मीद करता हूं वीडियो में ये जो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 समझाया है, आपको बहुत ही सिंपल वे में समझ आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का क्वेश्चन है। कहता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस, फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक अंतर क्या है, किसके बीच, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के बीच, इन टर्म्स ऑफ द ऑप्टिकल अपीयरेंस। ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब होता है कि दिखाई देने की जो उनका अनुभव होगा। अगर मान लो किसी को हाइपरमेट्रोपिया है और किसी को मायोपिया है, तो उनके ऑप्टिकल अपीयरेंस का मतलब है कि उनको दिखाई कैसा दे रहा है, उसके बेसिस पे डिफरेंस बताना है। देखो डिफरेंस क्या है, आइए बेसिक डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस तो ये है कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, जिसको भी होता है, उसको जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होती है, पास की वस्तु, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, वो कैसी दिखाई देती है, ब्लर। और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होती है, जिसको फार ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, दूर रखी हुई वस्तु, वो एकदम क्लियर दिखाई देती है। ऑप्टिकल अपीयरेंस में ये अंतर। और जिसको मायोपिया होता है, उसको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स वो दिखाई देगा एकदम क्लियर, और जो फार ऑब्जेक्ट है वो दिखाई देगा आपको ब्लर। जनरली कम एज में जो आजकल हो रहा है वो मायोपिया हो रहा है, वैसे इसको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया एक एज के बाद होता है, सर्टेन एज के बाद, जब सिलियरी मसल्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, प्रेस बायोपिया भी उसको कहते हैं, इसको कहते हैं दूर दृष्टि दोष।
लेकिन हिंदी में कंफ्यूज मत होना, दूर दृष्टि दोष बेशक है लेकिन दिखेगा कहाँ का नहीं, पास का नहीं। निकट दृष्टि दोष बेशक है लेकिन दिखेगा कहाँ का नहीं, दूर का नहीं दिखता इसमें। अच्छा जी ठीक है, ये तो था ऑप्टिकल अपीयरेंस के बेसिस पर उनमें फंडामेंटल डिफरेंस बता दिया। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं थोड़ा सा आपका पोस्टमार्टम भी करूंगा, आपका नहीं क्वेश्चंस का, तो कहने का मतलब है हाइपरमेट्रोपिया होने का कारण ये, हाइपरमेट्रोपिया तब होता है जब आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, छोटा होने लग जाता है, और हमारे आंखों की जो नेचुरल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है बताओ, फोकल लेंथ उसकी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कन्वर्जिंग पावर जो होती है वो लेंस की वो घट जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको होगा हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन वहीं पर अगर आपका आई बॉल बड़ा हो गया, लॉन्ग हो गया, इलोंगेट हो गया, और उसकी वजह से आपके आंखों के लेंस की फोकल लेंथ घट गई, फोकल लेंथ घटने की वजह से क्या होगी, आंखों की कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, तो रेटिना से पहले इमेज बनने लगेगी। ध्यान रखना, रेटिना से पहले इमेज बन रही है तो कौन सा डिफेक्ट, मायोपिया। और अगर रेटिना के बाद इमेज बन रही है यानी उसके पीछे, बियॉन्ड रेटिना, तो कौन सा डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करना है तो कौन सा लेंस लगाओ, कॉन्वेक्स, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर घट गई है, हमें बढ़ानी है, तो कॉन्वेक्स लेंस। और मायोपिया ठीक करना है तो कौन सा लेंस लगाओ, कॉनकेव लेंस, क्योंकि यहाँ पर पावर बढ़ गई है, हमें क्या करनी है, घटानी है, तो कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ये है पोस्टमार्टम ऑफ द कॉन्सेप्ट हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन हो गया भाई, बोला ना कि पोस्टमार्टम कर दिया, क्वेश्चन का मतलब समझो क्वेश्चन हो गया। देख लो, ये क्या है, इमेज, इमेज कहां बन रही है, रेटिना के पीछे। अभी क्या बताया है, अगर रेटिना के कहां बन रही है, बाद, पीछे, तो कौन सा डिफेक्ट, हाइपरमेट्रोपिया। क्या कह रहा है, इस फिगर में दिखाया गया डिफेक्ट कौन सा है, आंसर क्या है, कहने की जरूरत ही नहीं है, हाइपरमेट्रोपिया। एक कारण बताओ, दो कारण बता दिए, आई बॉल क्या हो चुका है, छोटा, फोकल लेंथ क्या हो चुकी है, ज्यादा, पावर क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। किसकी पावर, जो हमारे आंखों का नेचुरल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, उसकी कन्वर्जिंग पावर घट चुकी है। एक कारण बताना था, दो कारण बता दिया, धन्यवाद, कर दो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और तीसरा, रीजन दीजिए कि अगर कॉनकेव लेंस इस्तेमाल किया गया इस डिफेक्ट को, अरे भैया कैसे कर दोगे, सही नहीं होगा, आप लिखोगे कि नो, यूजिंग ऑफ कॉनकेव लेंस कैन नॉट करेक्ट दिस डिफेक्ट बिकॉज टू इंक्रीज द पावर ऑफ कन्वर्जेंस वी नीड द कॉन्वेक्स लेंस। समझ में आ रहा है, तीनों क्वेश्चन हो गए, 3 नंबर उठा के अपनी झोली में लेके घर जाओ, क्योंकि मैथ साइंस एकेडमी और मोहित आनंद सर के स्टूडेंट हो आप लोग, फॉलो कर रहे हो, बहुत बहुत इस चीज का धन्यवाद है। कल बोर्ड में क्या फॉलो करना 1 महीने के लिए, उस टिप्स को भी, उसकी एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके देख लेना, काम की बात है। 1 महीने फॉलो करो, मैं कहता हूँ 1 महीने भी छोड़ो, 15 दिन फॉलो कर लो, बेड़ा पार है। आओ अगले क्वेश्चन नंबर 32 देख लो भाई साहब क्या कह रहा है। आज तबीयत थोड़ी डेली है तो थोड़ा मैनेज कर लेना वॉइस का। कहता है रिलेशनशिप बतानी है, रेजिस्टेंस आर एक वायर की, उसके लेंथ एल के साथ, क्रॉस सेक्शन एरिया ए के साथ, और मैथमेटिकल सिंबल का इस्तेमाल करके उसके फाइनल फॉर्मूले पे पहुंचना है। देखो भाई, ये एक तरीके का वायर मैंने बना दिया, देखो मान लो इसकी लेंथ कितनी है, एल, लंबाई, और ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसको थिकनेस यानी कि मोटाई बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और हमने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। देखो कॉन्सेप्ट तो ये है कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ वायर के, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और वही रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के, यानी आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। जब दोनों इक्वेशन को हम कंसीडर करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। और जब भी कभी एक एक्सप्रेशन में प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, जिसको हमने यहां पर उस कांस्टेंट वैल्यू को नाम दिया है, इसको रो नाम दिया गया है। ये रो रुलाता बहुत है इसलिए इसका नाम पड़ा है रो। एक्चुअली में इसका जो फिजिक्स में इसका कॉन्सेप्ट का नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी, लिख दिया मैंने,
इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, विद्युत प्रतिरोधकता। और ये वही है जो रजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए बोली जा रही है। तो रेजिस्टेंस किसी वायर के जिसका रेजिस्टेंस R है, उस वायर की लंबाई L है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो जब हमने उससे एक फाइनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया तो हमें मिला R बराबर रो L बाय A, जहां रो उस मटेरियल के, जिस मटेरियल से वो वायर बना है, उसकी रजिस्टिविटी को डिफाइन करता है। तो जो पहला पार्ट था इस क्वेश्चन का वो कुछ इस तरीके से सॉल्व होता। बी वाले पार्ट में उसने कहा कि फॉर्मूले का इस्तेमाल करके रजिस्टिविटी को डिफाइन कर दो। भाई एक्चुअली में रजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल क्या है? वो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जिसकी लेंथ आपने कितनी ली है 1 मीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया है 1 मीटर स्क्वायर। मतलब कहने का ये कि अगर किसी वायर की यूनिट लेंथ है और उसका एरिया यूनिट मीटर स्क्वायर है एक, मतलब तो जितना उस वायर का रेजिस्टेंस होगा वो उसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को, यानी उसके बिजली के रोकने की क्षमता को, उस मटेरियल के रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है? कमेंट करके आप मेरे को बताइए कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है। दूसरा क्वेश्चन, कंडक्टर, इंसुलेटर और एलॉय। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कंडक्टर, इंसुलेटर और एलॉय में किसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी और किसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी? कमेंट करिए, आंसर बताइए। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 32 जो पूरी तरीके से हो चुका है। आते हैं आज की वीडियो के सेक्शन सी के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर, और देखते हैं क्या क्या नंबर 33 है। इसमें एक छोटी सी केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन है, आपको फिगर दिख जाएगी, मैंने लगा दी होगी स्क्रीन पर, आपको दिख रही होगी। तो मोना नाम की एक लड़की जो है इस तरीके का कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये स्ट्रेट करंट कैरिंग मान लो कंडक्टर है और इसके चार, इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और इसके पास उसने कंपास निडल रखा है। हम जानते हैं कि कंपास निडल का जो निडल होता है वो मैग्नेट का होता है। तो जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उस पर फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्शन शो करता है। ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहा गया कि एक्सप्लेन करिए कि डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास निडल रिड्यूस, यानी घट गया। क्या हो गया भाई? घट गया जैसे ही मोना मूव अवे, दूर ले जाती है कंपास निडल को, किससे? करंट कैरिंग वायर से। भाई साहब पहले वाले क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्टेंस के। किससे? वायर से। वायर से आप जितना ज्यादा दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी क्या होती चली जाएगी? कम। सिंपल वे में अपना आंसर लिख दोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि as we moved away from the straight current carrying conductor the distance of the point from the wire will increase because magnetic field is inversely proportional to the distance of that point from the wire, so relatively the strength will obviously decrease। और जब स्ट्रेंथ घटेगी तो भाई मैग्नेटिक फील्ड का वजह से जो फोर्स लग रही है उस कंपास निडल पर उसमें डिफ्लेक्शन भी घटेगा। पहला पार्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पहला किस पे डिपेंड करता है? कितना दूर है वो पॉइंट उससे, वायर से, चाहे उस मैग्नेट से। जितना दूर जाओगे स्ट्रेंथ उतना कम, जितना पास आओगे उतना पास वो आने लगे। समझ में आ रहा ना? जरा जरा। तो ये भी बुलाता है जरा जरा पास और एकदम से फिर चिपका लेता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बी, एक थिंग मेंशन करो जो चेंज कर सकता है, सर्किट में किया जा सकता है जिसकी वजह से निडल का डिफ्लेक्शन बढ़ जाए। भाई साहब एक तो यही है, पर चलो सीबीएसई वाले भी क्या याद रखेंगे कि आप किस चैनल से पढ़ के आए हो। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। दूसरा फैक्टर जिस पर बी मतलब हाँ बोलना पड़ेगा, उपाय नहीं है कोई, मैग्नेटिक फील्ड के किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये इलेक्ट्रिक करंट के। भाई साहब यानी अगर मैं करंट की स्ट्रेंथ बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा निडिल में डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगी। लाइक ठोक दो। ये दो फैक्टर मैंने डिस्कस कर दिए। और तीसरा पार्ट इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है? रीजन दो। इन्हें रीजन बहुत चाहिए, हर चीज का कारण बताओ। वकील है ना ये लोग, हर चीज का कारण बताओ। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ,
ये लिखा तो क्यों लिया? एक तो लिखो भी, कारण भी बताओ। चलो भाई बता देंगे, क्या कर सकते हैं, हमें तो नंबर चाहिए। एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द वायर फॉर द केस डिस्क्राइब्ड बाय द फिगर। वही फिगर जो लगाई थी। अब उस फिगर में अगर आप बैटरी के टर्मिनल को देखो, तो ये मान लो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर उस फिगर के अकॉर्डिंग, टर्मिनल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन फ्लो करता है करंट, तो इस वायर में उस फिगर के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे जा रहा है करंट। कहां जा रहा है? ऊपर से नीचे। एक रूल है मैक्सवेल का, राइट हैंड थंब रूल। दाएं हाथ ले लो अपना, ले लो सभी लोग अपना दायां हाथ। अंगूठे को रखना है जिस दिशा में करंट है। इस वायर में करंट किधर है? नीचे, तो ऐसे अंगूठा रखो और अपनी चारों उंगलियां घुमा दो, जैसे मम्मी आपके गाल पे घुमा देती हैं। आप इस मार्कर पे घुमा लो, आपके पास मार्कर तो होगा नहीं, तो आप पेन पे घुमा लो। जिस दिशा में ये चारों उंगलियां आपकी घूम रही है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि वायर के अकॉर्डिंग करंट जो फ्लो कर रहा है वो टॉप टू बॉटम कर रहा है, ऊपर से कहां जा रहा है? नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड यानी बी का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज। यानी अगर ये वायर है और करंट फ्लो कर रहा है किधर, तो उसके चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बनना है। और पैटर्न कैसा है? क्लॉकवाइज। पहली बात तो पैटर्न कैसा है? कंसेंट्रिक सर्कल, जिसका सेंटर कहां है? ऑन द वायर। कहां है भाई? वायर पे, पहली चीज। दूसरा, करंट है टॉप टू बॉटम। तो तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है? क्लॉकवाइज। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि अगर मैं करंट के डायरेक्शन को बदल दूं, अगर करंट नीचे से हो जाए ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? कमेंट करके आपको बताना है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में ये सब कुछ आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। चैनल पर बने रहें, अगली वीडियो लॉन्ग क्वेश्चन पे होने वाली है। तब तक के लिए ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।